ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और टैक्स गुरु का एक स्पेशल एपिसोड जहां हम चर्चा कर रहे हैं कि बजट में की गई घोषणाओं के बाद अब आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा और उन घोषणाओं से जो भी सवाल उपजे हैं हर उस सवाल का आपको ठोस जवाब दिया जा रहा है। और हमारे साथ दर्शक हैं जो काफ़ी इन्फॉर्म्ड हैं, टैक्स की व्यवस्था पर पैनी नज़र रखते हैं और सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं शरद कोहली साहब, जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कोहली साहब, बजट ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अब आपको बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम दिखेगा। तो पहले एक फॉर्म होता था जो हम भरते थे अगर हमको न्यू पे जाना है, तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट पहले हम ओल्ड रहते थे। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि न्यू है, लेकिन अब किसी को मन के नहीं हमको तो ओल्ड में बने रहना है, तो क्या उसी फॉर्म को भरना होगा? जी हाँ, जैसे ही ये पोर्टल पे अपडेट होगा, इनकम टैक्स पोर्टल पे सारी कैलकुलेशंस डाली जाएंगी। आपको याद होगा पहले लोग चूज़ करते थे तो फॉर्म 10(1)E होता था जिसको भरा जाता था, जिसको भर के आप चूज़ करते थे। तो ऐसा ही कोई फॉर्म अब नए पोर्टल पे लाया जाएगा। और बहुत सारे लोग, लक्ष्मण आपके सवाल से मुझे याद आया, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि साहब अब कैसे पता लगेगा हमें कहाँ जाना है, हमें सीए के पास जाना है या खुद कैलकुलेशन करें। तो पोर्टल पे कैलकुलेटर भी डाला जाएगा जिसमें आप अपनी फिगर डाल के देख सकते हैं कि आपके लिए कौन से रिजीम बेहतर है। और उसके लिए आपको फॉर्म चुनना होगा अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो, और नहीं तो न्यू में आपके अपने हिसाब से। अब आप कुछ नहीं करेंगे तो आप न्यू में आ जाएंगे। और यही नहीं, जो लोग नौकरी करते हैं उनके जो एम्प्लॉयर्स जो टीडीएस काटते हैं वो नए के हिसाब से काटना शुरू कर देंगे, तो उनको वहाँ भी बताना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं लोगों का सवाल लूँ, पहले ये था कि आपने ओल्ड को एक बार चुन के न्यू में चले गए तो आपको वापस आने का मौका नहीं मिलता था अगर आपको सैलरी से अलग कोई कमाई हो रही है तो। इसमें शायद कुछ बदलाव किया गया है। इसमें बिजनेस वाले के लिए अभी भी रिस्ट्रिक्शन है, पर बाकी जो है इसके लिए कोई बहुत स्पष्ट रूप से अभी नहीं बताया गया है मेरे हिसाब से कि आप वापस, अगर हम पिछले वाले का लें उस हिसाब से तो आप हर साल स्विच कर सकते हैं। पर बिजनेस वाले के लिए आपको याद होगा वो एक बार वहां जाके वापस नहीं आ पाते थे। तो अगर हम उन्हीं रूल्स को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ओल्ड में चलेगा तो फिर न्यू में नहीं आ सकता बिजनेस वाला। पर सैलरी वाले के लिए ये चॉइस पहले तो थी, मैं उम्मीद करता हूँ अब पहले वाले जो चॉइस तो ये था कि आप तो आ गए सरकार के जो नए प्रावधान में, तो वापस जाने के कोई मौका दिया जाए। इसमें मौका देना चाहिए क्योंकि ओल्ड में गए तो वापस सरकार चाहती है कि न्यू में लोग बिल्कुल देना। खैर, इस पर बातचीत करें। लेकिन इसमें बजट में कई सारे ऐलान किए गए जो न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम से अलग हट करते, वैसे भी कुछ सवाल लेते हैं। आपको देख के अमिताभ बच्चन जी की याद आ गई। नमस्कार जी, मेरा नाम अरविंद अरोरा है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ। लोग मुझे अमिताभ बच्चन समझते हैं लेकिन मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ। मेरा वैसे ही रहे जी भाई साहब, मेरा जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स का बिज़नेस है और मेरी 2.5 करोड़ तक की टर्नओवर है साल की। क्या मैं प्रेजेंटिव टैक्स के लिए अवेल कर सकता हूँ? इनका सवाल का जवाब लेंगे और मेरी 50 लाख तक की कैश की ट्रांजेक्शन भी है। आप पहले जवाब दे फिर इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, प्रिजम्पटिव टैक्स के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है बजट में। उसको 2 करोड़ सीमा होती थी, 2 करोड़ से नीचे के जो व्यापारी होते थे वो उसको ले पाते थे। उस लिमिट को बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया है। प्रोफेशनल्स के लिए लिमिट 50 लाख थी, उसको बढ़ा के 75 लाख कर दिया है। पर अरोड़ा साहब ने जो बात कही, इन्होंने एक बात मैं ध्यान से सुन रहा था कि इनके 50 लाख के कैश के ट्रांजैक्शंस है। तो अगर आपने वित्त मंत्री महोदया की स्पीच ध्यान से सुनी तो उन्होंने साफ साफ बोला कि 5% से ज़्यादा कैश के ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्स में जाना चाहते हैं। अब तो अरोड़ा साहब करेंगे नहीं कैश के ट्रांजैक्शन, तो इसलिए तो 2.5 करोड़ अगर इनकी टर्नओवर है वैसे ही एलिजिबल हैं अगले साल से। पर क्योंकि कैश के ट्रांजैक्शन है तो मैं इनको सलाह ये दूंगा कि अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो अगले साल आप कैश के ट्रांजैक्शन अपने 5% पे ले आइए, यानी कि 2.5 करोड़ का बना करीब 12.5 लाख आप उस पर ले आइए। उसके बाद आप बड़े शौक से प्रिजम्पटिव, बड़ा फ़ायदा है लक्ष्मण प्रिजम्पटिव में जाने का। कोई खाते नहीं रखने, कोई बुक्स नहीं रखनी, सीधा 6% टैक्स कैलकुलेट करके जमा करा दी। तो आप उन लोगों में जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला इस बजट से। हालांकि आप अमिताभ बच्चन है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन के बड़े फ़ैन रहे हैं। जी जी जी, वाकई फ़ैन है। कुछ डायलॉग और सुना दीजिए इसी बहाने। हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। क्या बात करते, तो लाइन यहीं से शुरू करते हैं। आपको ऐसा कोई सवाल? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा यूके में पढ़ता है, तो रेमिटेंस पे उस पर कितना टैक्स लगेगा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी हाँ, बहुत सारे लोग लक्ष्मण आजकल रेमिटेंस में कोई बदलाव किया गया है? बिल्कुल बदलाव किया गया है और बहुत सारे लोग बाहर पैसा भेजते हैं आजकल। तो मेरी जानकारी के हिसाब से 12-13 लाख बच्चे इस समय भारत से बाहर पढ़ने जाते हैं और उस पर 5% TDS था रेमिटेंस पे। आपको याद होगा हमने पहले टैक्स गुरु में डिस्कस किया था। या आप कोई टूर पैकेज लेते हैं बाहर का करते हैं, अब वो बढ़ा के 20% कर दिया गया। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए भेज रहे हैं तो TCS के रूप में, टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स,
आपको उसमें से 2 लाख जमा कराने का, पर इसमें चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये टैक्स अप फ्रंट आपके पैन में 26A में दिखता है। इसका आप बाद में क्रेडिट लेके रिफंड भी ले सकते हैं। तो आप समझ गए सवाल का जवाब, और आपको क्या लगता है फायदे का सौदा है कि कुछ नुकसान होने वाला है? ठीक है, जो गवर्नमेंट करती है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है इसमें। करना चाहिए। आप डॉक्टर हैं? जी, मैं साइंटिस्ट हूँ। साइंटिस्ट हैं? मैं एम्स में था अच्छा। और सबसे पहले मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव वैक्सीन पे काम किया हुआ है। अच्छा। जो फर्टिलिटी वैक्सीन है, और आने वाले समय में जो हम इंजेक्शन कोरोना का देखा है, ऐसी आने वाले समय में वैक्सीन दी जाएगी जिससे हम मेल फर्टिलिटी को कंट्रोल करेंगे। जो बच्चों की समस्या है, कंडोम की है, वो सब बंद हो जाएगी और वैक्सीन से ही काम होगा। अच्छा, तो बहुत एक्सपर्ट आपसे अलग से इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। मैं लक्ष्मण इनको एक स्पष्टीकरण और दे दूं कि एजुकेशन पे भेजने पर नहीं है, बाकी जितनी रेमिटेंसेस आप भेजते हैं उस पर है। अच्छा, ये बड़ी सफाई है चूंकि। पर पैसे बहुत लोग बाहर भेजते हैं। और इससे आपने पूछा ना कि इससे नुकसान फायदा क्या है, वो ज़्यादा ज़रूरी बात है। लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारा पैसा फंस जाएगा, क्योंकि आपके टैक्स जमा होगा, जब तक रिटर्न फाइल करेंगे रिफंड आएगा, पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है, आप तो जानते हैं। तो पैसा उतनी देर के लिए फंसा रहेगा। मतलब किसी ने 10 लाख भेजने हैं तो उसके 12 लाख रुपए यूज़ हो जाएंगे, 2 लाख रुपए फंसे रहे। लेकिन ये तो एजुकेशन के लिए आप भेज रहे हैं, आपका बेटा वहाँ पढ़ते हैं जी। हाँ, तो इन पे तो एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं तो कोई चिंता की कोई बात चिंता नहीं। की बात। एजुकेशन है कि बिजनेस के लिए? नहीं, मेरा तो बच्चा एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए। एजुकेशन में चिंता की बात नहीं है, पर तो- 20% कर दिया गया है फॉरेन रेमिटेंसेस पे TCS। इसके पीछे कोई खास मकसद? इसके पीछे मकसद ये है कि वित्त मंत्रालय को ऐसा लग रहा था कि उसकी ट्रैकिंग नहीं हो पाती है, तो और TCS 5% TDS जब आप काट रहे थे तो लोग उसको भेज देते हैं, पर फिर भी वो रेगुलेशन से बाहर रहता है। अब जब 20% होगा तो अपने आप लोगों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और सरकार के पास टैक्स पहले ही आ जाएगा अगर उस पर बनता है तो। क्योंकि मान लीजिए उस पर 20% बनता है, आपने तो 5% लिया है, वो एस्केप हो जाता है, बाद में फिर प्रोसीडिंग्स चलती मुझे है। लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग पे भी कंट्रोल होगा। जो बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग पे भी मेन कंट्रोल प्रॉब्लम मनी लॉन्ड्रिंग की होती आप है। बहुत गौर से सुन रही हैं, आपके मन में कोई सवाल नहीं है? सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बीइंग अ वुमेन हमें इस बजट से क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं? ये सवाल बहुत जायज़ है, चूँकि वित्त मंत्री भी महिला हैं, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि महिला वित्त मंत्री, महिला राष्ट्रपति, तो ये सत्र बड़ा उपयोगी होगा उनके और सब महिलाएं, लक्ष्मण, कल जब बजट स्पीच उस दिन आ रही थी तो सब महिलाएं उसको बहुत गौर से सुन रही थी कि शायद कोई अनाउंसमेंट आए, पर महिलाओं के लिए टैक्स में ऐसा कोई प्रावधान अभी भी नहीं आया है। एक मैं इनको खुशखबरी जरूर दे दूं, क्योंकि महिलाओं की बात आई है, तो महिला सम्मान निधि करके एक नई स्कीम लॉन्च की गई है 2 साल के लिए, हालांकि टैक्स से संबंधित नहीं है। 7.5% इंटरेस्ट, 2 लाख रुपए आप इसमें लगा सकते हैं, और 2 साल के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। टैक्स में अफसोस है कि मुझे कोई ऐसी हालांकि चीज़ नहीं खुशी इस दिखाई बात से हो जानी चाहिए कि खुशी इस बात से हो जानी चाहिए कि वित्त मंत्री महिला है, उन्होंने बजट पेश किया, ये भी तो खुशी का हाँ, मौका ये है। एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जितने लोगों के प्रावधान आए एक महिला के मुख से निकल के आए। महिला के मुख से निकल गए। आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर, मैं एक छोटा व्यापारी हूँ और मेरी एनुअल इनकम लेस दैन 20 लाख रुपीज़ है, तो मैं GST के दायरे में नहीं आता हूँ। जो कहीं मैं एक बिजनेस अकाउंट खोलना चाहता हूँ, मेरा अकाउंट खुल नहीं पाता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? जी हाँ, बिल्कुल। जब बैंक के पास जाते हैं ना छोटे व्यापारी खोलने, तो बैंक कहता है साहब आप ID दिखाइए, और अपनी ID नहीं, अपना आधार नहीं चलता इसमें वो बिजनेस के कोई रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। तो अब कल बजट में जो अनाउंसमेंट की गई, पैन को बिजनेस आइडेंटिफायर बना दिया गया है, यानी कि अब पैन आपके बिजनेस की आइडेंटिटी बन जाएगा। इनके लिए आपको GST रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है, कोई और रजिस्ट्रेशन, बहुत बड़ा बदलाव है। शॉप एक्ट, कोई भी और रजिस्ट्रेशन नहीं। आपके बिजनेस की आइडेंटिटी अब पैन बैंकों को या कहीं भी जरूरत है उसको मानना पड़ेगा। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो बिजनेस का आधार पैन बन गया है। बिजनेस का आधार पैन बन गया। अब वो कहें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठा सकता है। आप कुछ बोल रहे थे? सर, ये मेरा कंसल्टेंसी का बिज़नेस है, और मैंने 22 तक का अपना रिटर्न भर दिया था, तो अब उससे कुछ फ़ायदा मुझे इस बजट से मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, देखिए, कंसल्टेंसी बिजनेस है, आपने पिछले साल के रिटर्न फाइल करिए, आपका टैक्स कटा था? हाँ, कटा हुआ था। टैक्स कटा था। टैक्स इस साल कटा है, पिछले साल कटा है? नहीं, अब कट गया ना सर। हाँ, तो देखिए ये बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। होता क्या है कि कई बार जहाँ जो टैक्स काटने वाली एजेंसी होती है वो अगले साल में टैक्स काटती है, और इनकम आपकी पिछले साल की है, तो रूल के हिसाब से आपको इनकम डिक्लेयर करनी है। जिस साल इनकम हुई है तो टैक्स कटता था अगले साल, तो अब वो टैक्स वापस नहीं ले पाते थे। आपको याद होगा टैक्स गुरु में बहुत सारे इसके मामले में सवाल आए हैं, जिस पर हम लोग आवाज उठाते अब भी थे कि बिल्कुल उसको आप कोई प्रावधान करें। अब आपका टैक्स अगले साल भी कटा है तो एक एप्लीकेशन डाल के आप उसका रिफंड ले सकते हैं या उसका क्रेडिट ले सकते हैं। ये फेरबदल कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग टैक्स गुरु में दर्शक हमारे सवाल पूछते थे और जो हम लोग मांग करते थे, वो बातें लगता है वित्त मंत्रालय तक पहुंची हैं, और उस तरह से कई बदलाव किए गए हैं ताकि अनावश्यक रूप से कोई टैक्स पर इसमें परेशान ना हो। और मैं उम्मीद करता
करता हूँ कि ऐसे कोई भी सवाल हमारे पास आएंगे तो हम लोग दर्शकों के जवाब देंगे, और आपके पास भी कोई सवाल हो तो हम लोग का शो यहीं ख़त्म नहीं होता है। आप अगले एपिसोड के लिए सवाल भेज सकते हैं, और ईमेल आईडी है tax@moneycontrol.com। आप जो भी सवाल भेजें अपना नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि फिर आपसे हम फ़ोन पे बात करेंगे और अपने जाने माने टैक्स एक्सपर्ट से सीधी आपकी बात कराएंगे। और फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।